मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले और इन दिनों सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, वो अपना अपना नामांकन भरने के बाद चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर हम बात करें कलवा मुमरा विधानसभा 149 क्षेत्र की, तो यहाँ पे भी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जो शरद चंद्र पवार पक्ष के उम्मीदवार है, वहीं पर अजीत पवार पक्ष के उम्मीदवार नजीबुल्ला है और एमआईएम के उम्मीदवार सैफ पठान है। अब इन त्रिकोण मुकाबले को लेकर किस तरीके से शहर का माहौल है, और हमने अभी कल ही देखा कि नजीबुल्ला की एक सभा में शहर के चर्चित समाज सेवक जो कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे, एमआईएम के भी पदाधिकारी थे, नासिर खान, हम उनसे बात करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद है। नासिर भाई, कल आपको जिस तरीके से अचानक अब शहर का जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए अचानक आपको कल सभा में देखा गया, किस विज़न को लेकर आप शहर में नजीबुल्ला के समर्थन में उतरे, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कल का मामला ऐसा नहीं था कि मतलब जो है ना वो कल ही फैसला हुआ। हुसैन भाई, मैं पिछले 10-12 रोज़ से मुस्तकिल जो है ना शहर को देख रहा हूँ बहुत बारीक बीनी से, जिसकी दो अहम वजह है कि हम सियासी भी हैं और शहर की फ़िक्र भी है। तो जिस तरह की बातें, जो माहौल बन रहा था, हालत हाज़रा भी पूरी नज़र थी और बहुत नज़दीक से हम लोग जो है ना इलेक्शन को देख रहे थे। मैंने ये महसूस किया कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझा जा रहा है। किसको? अवाम को, मुमरा की अवाम को। मतलब 15 साल आपने दे दिया, उसके बाद भी जो है आपको बेवकूफ़ समझा जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी गाली नहीं है हमारे लिए, इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती कि लोग जो है हमको बेवकूफ़ समझे। तुम हमको अनएजुकेटेड समझो, तुम हमको ये सोचो कि भाई ठीक है हम बहुत माइनॉरिटी में है या निचले तबके में, जो भी है यार, कम से कम हमको बेवकूफ़ तो मत समझो। तो जैसा आपने कहा कि यहाँ पे ट्रायंगुलर चालू है, नो डाउट सैफ पठान ने बहुत बैर किया है, टिकट लेना उसका हक था और वो हक उसको मिला भी। लेकिन होता क्या है कि इस आदमी को, मैं देखिए आप मेरी शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ़ है, मैं कभी भी इसके साथ नहीं जुड़ा। मैंने 2-2 बार कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हारना पसंद किया। किसकी बात कर रहे हैं? मैं जितेंद्र अवार्ड की बात कर रहा हूँ। 2-2 बार मैंने कॉर्पोरेशन इलेक्शन हारना पसंद किया, लेकिन मैंने इसके साथ में कभी जुड़ना पसंद नहीं किया। ये बात तो आप मानते हो, पूरा शहर मानता है कि नसीर भाई इसके साथ में कभी नहीं जुड़ा। आप यकीन मानेंगे, पता नहीं क्यों मेरे को शुरुआत के दिनों से ये आदमी पसंद नहीं है। इसकी स्टाइल, इसका टॉकिंग स्टाइल, मुसलमानों को इतना दबा के बात करना, और फिर उसके बाद में जो है मतलब सामने रिजल्ट कुछ भी नहीं। एक तो होता है कि आप काम कर रहे हो, आप कामयाब हो रहे हो, आपने मतलब शहर को कुछ दे दिया, और फिर उसके बाद में आप तकब्बुर की बातें कर रहे हो, तो बात समझ में भी आती है यार। हम लोग आज तक बेसिक सहूलतों से मतलब जो है ना बेजार हैं। शहर में आज तक बेसिक सहूलतें नहीं है, बड़ी बड़ी तो छोड़ दो, डिजिटल दौर चल रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। बुनियादी सहूलतों से मतलब हम लोग महरूम हैं। नासिर भाई, आपको एक रुकाता हूँ मैं, लेकिन बार बार मैं देख रहा हूँ कि चुनाव प्रचार के दौरान जो तुतारी का जो चुनाव प्रचार, उसमें ये बोल रहा है कि ये इलेक्शन, ये चुनाव गटर नाले वाटर मीटर का नहीं है, ये देश में कोई कानून पास होता है उसका है, बार बार पॉलिसी का है। देखिए यही मैं भी यही कह रहा हूँ, जो जितेंद्र अवार्ड कह रहा है ना, मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन को ना, देखिए एक चीज़ मैं ना बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि इस बार हर फर्द को सियासी होना होगा। महाराष्ट्र का जो सियासी स्ट्रक्चर है, अगर हुसैन भाई आप देखेंगे ना, वो पूरा डैमेज हो चुका है। नक्शा जो है उसका ग्राफ पूरा बदल चुका है। जैसा शिवसेना 2 हो गई, राष्ट्रवादी पार्टी 2 हो गई। आप देख रही है सियासत कहाँ जा रही है, कांग्रेस के कोई ठिकाने नहीं है ना। समाजवादी को लाख बोलने के बाद भी मतलब जो है ना बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया। अबू हाशिम आज़मी को 2 सीट से ज़्यादा नहीं दिया इन लोगों ने। तो ये जो सियासी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है ना महाराष्ट्र का, अब मुसलमानों को भी चाहिए कि मतलब है ना जज्बाती ना होते हुए सियासी बन जाए। लास्ट इलेक्शन में हुसैन भाई क्या हुआ, ये जो भी आपने मुझसे सवाल किया, लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ? एक अननोन लेडी जिसको हम पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं, अभी तो कितने लोगों को उसका नाम भी नहीं मालूम होगा, वैशाली दरेकर की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर है, आती है और हम लोग को एक टीम उतरती है
और जज्बाती करती है, संविधान का नाम बोलो या जो भी बोलो, संविधान डिस्टर्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा। यार 1,03,000 वोट लेके चली जाती है, शहर से 1,03,000 वोट 9 दिन में लेके चले जाती है एक औरत, एक अननोन औरत जिसको हम पहचानते भी नहीं। यानी हम लोग कब सीखेंगे यार, हम लोग कब सियासी बनेंगे? हुसैन भाई, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझिए। नासिर भाई, आपका नजीब भाई के साथ जुड़ने का क्या मकसद है? उसी पे आ रहा हूँ मैं। वैशाली देकर 1,03,000 वोट लेके चली गई। उस वक्त क्या चला मामला? संविधान खतरे में। कैंडिडेट कौन थी? कैंडिडेट कौन थी? वही बाला साहब ठाकरे के घर से आई थी ना। सबसे पहले अगर मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने में, एतराज़ करने में अगर सरे फहरिस्त किसी का नाम आता था तो बाला साहब ठाकरे का आता था। मुसलमानों की मस्जिदों से अजान को लेके ऑब्जेक्शन, ये तो राज ठाकरे आज बोल रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे कहाँ से सीख के निकले हैं? वहीं से सीख के निकले। उनकी कैंडिडेट आती है, आज कौम ने उनको माफ़ कर दिया, कौम ने उनके बेटे को उद्धव को गले लगा लिया, आज वो सब भूल गए। और एक अननोन लेडी आके हमारे इतना बड़ा, और आपको पता है वो 1,03,000 वोट जो थे उसमें हुसैन भाई तकरीबन 35% जो है ना न्यू कमर थे, फर्स्ट टाइम वोटर थे। आज हमने क्या दिया उनको? वेस्ट हो गए उनकी पहली बार उन्होंने वोट किया और वेस्ट हो गया। कितने शौक और ज़ौक के साथ उन्होंने जो है मतलब वोट किया होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो राजनीति महाराष्ट्र की चल रही है, जिस तरह से लोग लीडरान अपने मफाद के लिए अपना अपना ढांचा तैयार कर रहे हैं, तो क्या हमको नहीं चाहिए कि हम अपनी सहूलत के लिए कुछ डिसीजन ले, कुछ फैसले ले, कुछ बोल्ड फैसले ले? आज पूरे इलेक्शन को जो है ना बीजेपी से जोड़ के देखा जा रहा है। एक नाकाम कोशिश की जा रही है कि इसको किसी तरह से बीजेपी का चोला पहना दिया जाए, जबकि आपको मालूम है नजीब मुल्ला जो है बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, महायुति तो है। मैं आ रहा हूँ उस पर। पार्टी की अपनी पॉलिसी अलग होती है और सरकार चलाना एक अलग होता है हुसैन भाई। सरकार चलाना मतलब हर आदमी सरकार में रहकर ही अपने लोगों को सहूलत दे सकता है। बीजेपी का उम्मीदवार तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है। बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता है, ये तो नहीं है ना। अब अगर आती है कि भाई जो है बीजेपी के साथ में इनका अलायंस है, तो जहाँ तक मुझे मालूम है मिजोरम में शरद पवार का भी अलायंस है बीजेपी के साथ। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में 4 साल बीजेपी से अलायंस करके हुकूमत की, नहीं तो क्या हाल होता वहाँ पे। आज मुझे एक लाइन याद आ रही है, जब इस्लाम जिम खाने में महबूबा मुफ्ती साहिबा को बुलाया गया था, उस प्रोग्राम में मैं था, उनसे इसी तरह से मुसलमानों ने खड़े होकर सवाल किया था कि महबूबा जी आप जो है मतलब बीजेपी के साथ में मिलकर जो है ना आपने हुकूमत चलाई। मैडम ने जो जवाब दिया उसके बाद में हमारी कौम वहाँ पे पूरी पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई हुसैन भाई। वो जवाब मेरे मतलब नक्श कर गया मेरे उसके अंदर, मेरी ज़मीर के अंदर। क्या कहा पता है आपको महबूबा मुफ्ती ने? कि बोले यहाँ आप लोग पानी से वज़ू बनाते हैं, वहाँ हम लोग तेज़ाब से वज़ू बनाते हैं। कश्मीर में मुसलमान तेज़ाब से वज़ू बनाता है। आप समझ रहे हैं इस लाइन को? समझ रहे हैं मैडम क्या कह रही हैं कि किस हाल में वहाँ मुसलमान, मतलब अगर इक़्तिदार नहीं रहा हमारे पास तो हम वहाँ लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते। वहाँ बीजेपी के हवाले मतलब जो है ना उस स्टेट को कर नहीं सकते थे। उनके दरमियान में घुसकर अपने लोगों को इंसाफ देना महबूबा मुफ्ती की मजबूरी बन गई थी, और वो उन्होंने किया। उस वक्त वो वक्त की ज़रूरत थी, वो फैसला उन्होंने लिया। मैं यही लोगों से कह रहा हूँ कि सियासी बनो, अब जज्बाती बन के नहीं चलेगा। नहीं तो ऐसे वैशाली दरीकर जैसे लोग आएंगे और आपसे लाख लाख बर वोट लेके चले जाएंगे, आप हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं आएगा आपके हाथ में। आज फिर वही टाइम आया। ऐसा कितनी बार होगा मुझे बताओ ना। आज फिर बोल रहे हैं कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी, जबकि नजीब का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है। अलायंस में उन्होंने सरकार चलाई है, अलायंस में सरकार चलाई इसीलिए आप 200 करोड़ रुपये वो लेकर भी आया ना। सरकार में थे तो 200 करोड़ रुपये आया ना हुसैन भाई। आज जो हमारे इलाके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है यार, डेवलपमेंट की बात करते हो यार हुसैन भाई, इनको शर्म आनी चाहिए। जो पानी के लिए 30-30 साल पहले आंदोलन होते थे, 25 साल पहले 2007 में के बैच में, जब मैं नगर सेवक मतलब जो है ना मेरी वाइफ को मैंने नगर सेवक बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी एक बार नगर सेवक पद रह चुका है, तो मैंने भी 2007 में पानी का आंदोलन किया था। मनीष जोशी यहाँ पे एएमसी थे, 2024 में भी हो रहा है। और आज आप देखो कि वो मर्जिया पठान, वो बच्ची की उम्र अगर समझो 25-27 साल की रही होगी, तो मतलब जब वो पैदा नहीं हुई थी तब से पानी के आंदोलन हो रहे, और आज भी मतलब वो जाती है पानी मांगने के लिए लोगों को लेके।
अच्छी बच्ची है, काम कर रही है, लेकिन यार तुम क्या हिसाब से बोलते हो कि तुमने डेवलपमेंट किया है यार? आज पानी जो है पूरे महाराष्ट्र में पानी ही पानी है, लेकिन मुमरा आज भी पानी को तरसता है। मैं बहुत बुनियादी बात कर रहा हूँ। आज बिजली, मैं आज अभी बेंगलुरु गया था, बेंगलुरु में मतलब जो है ना मेरे बहनोई का इंतकाल हो गया था और मैं बेंगलुरु में था, तो जिससे एक आदत पड़ी हुई है कि मतलब घर में जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, भाई फैन चालू, एक्सेस को बैठा नहीं हो तो फैन बंद करो, लाइट बंद करो, तो वही मेरा अमल वहाँ पे चालू था। तो पता है मेरी बहन मुझसे क्या कहती है? अरे बोले यहाँ तू मुमरा चाले क्यों कर रहा है? बोले यहाँ पे बिल विल नहीं आता है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। सुन के मतलब इतना अच्छा लगा ना कि मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। बोले हाँ, कर्नाटक में बिल नहीं आता है, दिल्ली में बिल नहीं आता है, पंजाब में बिल नहीं आता है, अमृतसर में बिल नहीं आता है। यार अवार्ड साहब तुम क्या बोल रहे हो यार? तुम क्या बोल रहे हो कि मतलब जो है ना। अच्छा, कल मुझे बड़ा शौक लगा, मैं एक न्यूज़ देखते बैठा था जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब उनसे सवाल किया जा रहा है कि मजीद मुल्ला ने 50 करोड़ रुपए लाया है। हाँ लाया ना, क्या हो गया? बोले लाया तो क्या हो गया? अरे हद हो गई यार, तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लड़का मतलब जो है ना आमदार है, ना खासदार है, ना नगर सेवक है, 50 करोड़ रुपए तुम एग्री कर रहे हो यार? आप समझे इनकी बेबागी देखो कि मतलब हद हो गई यार। आंख में आंख डाल के बोल रहे क्या वाला आया? तो मैं सिर्फ देखो लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस बार इस इलेक्शन को लोगों को जज्बाती हुए बगैर जो है समाजी होकर, सियासी होकर देखना पड़ेगा। नासिर भाई, जो देश में जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके की जो खास करके मुसलमान, दलित वगैरह को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा, कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में इसको रोकने के लिए एक कदम उठा रही है, तो उसी को लेकर लोगों से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव प्रचार को? देखिए, हालात पे अगर बात करेंगे पूरे ओवरऑल, तो आज एक मैंने वीडियो देखा कि विशालगढ़ की मस्जिद तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है उस वीडियो में, और ऊपर लिखा हुआ है कि मतलब कौन कौन ये लोगों को वोट देना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से वर्गलाने की कोशिश की जाती है। अब ये वीडियो के सामने अगर मैं एक वीडियो डालूं जिसमें जो है संजय राउत सीना ठोक के कह रहे हैं कि बाबरी हमने 17 मिनट में गिरा दी, अब क्या करना चाहिए मुसलमानों को बताइए? जतेंद्र अवार्ड जो है संजय राउत के साथ हैं और नजीब को आप बीजेपी से जोड़ रहे हो। अब मुमरा के मुसलमानों ने क्या करना चाहिए? आप मुझे बताओ, अगर बाबरी मस्जिद जिस जमाने में खुली और टूटी, उस जमाने में तो बीजेपी का नामो निशान नहीं था। उसको खोलने का काम जो है और बीजेपी को प्रमोट करने का काम कांग्रेस ने किया, ये आम बात है। ये हजारों कटिंग आप पत्रकारों आप निकाल सकते हो पीछे, 30 साल पीछे, 25 साल पीछे जाके, बराबर है। जितेंद्र अवार्ड कांग्रेस के साथ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब बातों में नहीं जाते हुए हुसैन भाई, हमको हमारी लोकल ज़रूरतें, लोकल सहूलतें, हमारी माँ बहनों को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, हमारी बच्चों को एजुकेशन कैसा मतलब जो है फराहम हो सकता है, इस पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइट है, बिजली है। आज मुसलमानों को अपने इलाका वाइज, अभी आप, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ। इन लोग ईमान से जोड़ के इसको देख रहे हैं, मुनाफिक कह रहे हैं, पता नहीं क्या 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 इन लोग लिख रहे हैं सब, बराबर है। मैं देख रहा हूँ 10-12 दिन से बराबर देख रहा हूँ। एक स्कीम, एक योजना चालू है, लाड़की बहन चालू है हुसैन भाई। मैं मुमरा की अवाम से मतलब अभी ये पूछ रहा हूँ ये सवाल कि मेरी मालूमात के हिसाब से अब तक 57 से 58 हज़ार लोगों ने, महिलाओं ने मुमरा में इस स्कीम का लाभ ले चुकी है, इस स्कीम का फ़ायदा उठा चुकी है। अब उसमें समझो ना कि 50% ही मुसलमान पकड़ लो, पूरे आधे काट देता हूँ मैं, जबकि ये बहुत बड़ा इलाका है मुसलमानों का, बराबर है। तो जो भी 26-27 हज़ार मुसलमान हैं, ये योजना लेने के बाद ईमान से खारिज हो गई क्या वो औरतें? योजना तो सरकार दे रही है। मैं पूछता हूं क्या वो ईमान वाली नहीं रही वो औरतें? वो ईमान से खारिज हो गई, और वो ईमान से खारिज हो गई है तो अल्लाह ऐलान आके बोलो ना। तुम तो एक मुफ्ती को साथ में लेके घूम रहे हो ना, उस मुफ्ती से कहो कि फतवा दे कि जो भी ये योजना का लाभ ले रही हैं वो ईमान से खारिज, क्योंकि ये योजना लाने वाली शिवसेना और बीजेपी है। क्यों नहीं बोलते? जहां ये नहीं बोल पाते हैं ना, वहां क्या बोल रहे हैं आपको पता है लोग? ना ये तो लेना चाहिए, ये पैसा लेना चाहिए, ये हमारे टैक्स का पैसा है। अरे मेरे भाई, क्यों गुमराह करते हो यार? कितने लोग यहाँ पे टैक्स पेयर है? ये इतना गरीब तबका है, ये गरीबों से ही बसा हुआ शहर है। यहाँ तुम बोलते हो कि ये टैक्स पे किया हुआ पैसा, इसको लेना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास रोकने के लिए कोई जवाब नहीं है। कितना गुमराह करोगे यार? नासिर भाई, इस चुनाव से पहले ये बात सामने आई थी कि
अब की बार मुस्लिम उम्मीदवार और स्थानीय उम्मीदवार, तो इस शहर के मुस्लिम उम्मीदवार तो एक सैफ पठान भी है और जो स्थानीय भी है, तो इसको किस तरीके से देखें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। सैफ पठान से मेरी बहुत ज़बरदस्त हमदर्दी है। मेरे दोस्त का दामाद है वो। सैफ पठान भी मेरी बहुत इज़्ज़त करता है। मैं पूरी हमदर्दी रखता हूँ उससे। लेकिन हुसैन भाई होता क्या है कि पिछले 15 सालों में हम देख रहे हैं कि भाई यह आदमी जो है कंटिन्यू नाकाम हो रहा है। सब अपने अपने खेमे में बैठ के इसकी मुखालिफत करते हैं और ये जीत जाता है। हम एक हो नहीं पाते मुखालिफ में। यही वजह रही कि इस बार मैंने देखा, देखिए असबाब जो है ना, असबाब पे ही मतलब जो है ना हर चीज़ मुनस्सिर है। जब तक आप असबाब नहीं अपनाओगे, अभी हम नमाज़ पढ़ के बोलेंगे कि यार मेरे घर में राशन उतर जावे, तो नहीं, हमको घर से निकलने को कहा गया है, हमको काम करने को कहा गया है। इसी तरह से अगर हमको हमारे शहर में बदलाव लाना है तो असबाब पे अमल करना पड़ेगा। आज ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब जो है ना एमआईएम का जो है ना कलवा में कहीं भी कोई वजूद नहीं है। पूरी हमदर्दी है मेरे को पार्टी से भी और कैंडिडेट से भी। बहुत ज़्यादतियाँ वो छोकरे झेला, उसको तड़ी पार किया गया, उसके ऊपर केसेस डाले गए। जतन रवान ने कोई कसर बाकी नहीं रखा कि वो लड़का उसके पैर पड़ लेवे, लेकिन उसने ऐसी हिम्मत और ऐसी बेबागी का मुजाहरा किया कि वो कभी सरेंडर नहीं हुआ उसके सामने। हत्ता कि मैं समझता हूँ जब वो तड़ी पार था तो उसके घर में कोई मैयत भी हो गई थी और वो आ नहीं सका था। मम्मी की मैया। उसकी मम्मी का कुछ इंतकाल हो गया था और वो पहुँच नहीं सका था। मतलब इस हद तक जाके ये आदमी ने ज़्यादती किया उसके साथ में। तो मतलब हमारा काम है कि उसके साथ में हमको होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ में रहकर इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसको इस बार यहाँ से हटाना मैं समझता हूँ हर फर्द की जिम्मेदारी हो गई है। आप बताओ यार, कि मेरे को बताओ कि 15 साल जिसको दे दिए उसके बाद में हम हटाने की बात कर रहे, तो भी हम कम्युनल कह रहे। लोग हमको बोल रहे हैं कि यार तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अरे भाई, हम हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं यार, हम तो 15 साल देने के बाद में हटाने की कोशिश कर रहे हैं भैया। अगर हम हिंदू मुस्लिम कर रहे होते तो वैशाली दरेकर 1,03,000 वोट नहीं ले जा सकती थी यहाँ से। मुसलमान, मुमरा का मुसलमान शुरुआत से सेकुलर रहा है। हुसैन भाई, ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। आज हमको बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं कहता हूँ कि आज अगर हम लोग ये कह भी रहे हैं कि भाई हमारा अपना हमको चाहिए, तो 15 साल देने के बाद कह रहे हैं ना यार। 15 साल आपको दिया ना। आज नजीम और सैफ मुझे बताओ कि मुमरा के अलावा कहीं और महाराष्ट्र से लड़ सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ, तुम लड़ सकते हो ना? आज मुमरा के लोगों ने जो तुम्हारे को 15 साल दिया, वो सिर्फ 15 साल नहीं दिया, उसके आपको बेनिफिट्स क्या मिले पता है? आप एक मामूली कार्यकर्ता थे छगन भुजबल के। आज जो ये पवार साहब आप करते हो ना, और जो लॉयल्टी गिनाते हो, और जो हमारी कौम को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि किस तरह से लॉयल होना चाहिए, अरे भैया मुंह मत खुलाओ। मैं जानता हूँ आप कहाँ से शुरू हुए थे और आपने कैसा जिसके कंधे पे आपने पैर रखा कैसा उनको ढकेला। नासिर भाई आपका मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे लोगों को जो है ना अपनी ज़रूरतों को सामने रख कर फैसला लेने का वक्त आया है। और इंशाअल्लाह हुसैन भाई, आप देखना ये कौम को जिस तरह से आखिरी मोमेंट पे जज्बाती किया जाता है और गुमराह किया जाता है ना, अगर इस बार मुमरा की अवाम ने सही फैसला लिया तो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए इंशाल्लाह ये मिसाल बनेगी। और सबको पता चलेगा कि नहीं, ये सियासी फैसले होने चाहिए, ये जज्बाती और मजहबी फैसले नहीं होने चाहिए। जिस तरह से इसको जन्नत और जहन्नम से जोड़ के बात किया जा रहा है, कब्र से जोड़ के बात किया जा रहा है, आमालों से जोड़ के बात किया जा रहा है कि अल्लाह पूछेगा। अरे बाबा, अल्लाह ने दुनिया भी जीने को कहा है, नहीं तो ये दुआ नहीं उतरती, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, मेरी दुनिया भी बेहतर कर, मेरे मालिक मेरी आखिरत भी बेहतर कर। क्या लगा के रखे हो यार, तमाशा बना दियो। यहाँ लोगों के पास में रोज़गार नहीं है, यहाँ ट्रांसपोर्ट के ठिकाने नहीं है। हुसैन भाई, आप मुझे बताओ, आपसे अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाती हो तो विशालगढ़ लेके जाते हो। आज शहर कहाँ तक चला गया? एक ही जरिया है हमारे पास में, रेलवे। एक ही जरिया है ना, और कोई कनेक्टिविटी है हमारे पास? आज शहर जो है 8 किलोमीटर का शहर हो गया। पूरे न्यू बॉम्बे में इंटरनल बस घूमती है, कल्याण डोंबिवली में इंटरनल बस घूमती है, उल्लासनगर बदलापुर में इंटरनल बस घूमती है। यहाँ कोई ऐसी सर्विस है पिछले 15 सालों में कि लोगों को लाके मतलब जो है ना स्टेशन तक छोड़े? दिन भर ऐसी कोई बस चलती है यहाँ पर? क्यों नहीं लाया तुमने टीएमसी की? आज किश्तों में आदमी यहाँ पे मर रहा है हुसैन भाई, किश्तों में। 20,000 रुपये कमाने वाला आदमी लास्ट में 20 रुपये भी नहीं बचा पाता है। जिसको 600 रुपये 400 रुपये बिल आता है, 2,800 3,000 रुपये बिल बढ़ता है वो आज इलेक्ट्रिसिटी का।
रिक्शा वाला वहाँ से आप बैठो तो 20 रुपये से कम लेता नहीं स्टेशन जाने का, मतलब आपको 40 रुपये रोज का खर्चा है। यार क्या करोगे यार, आप क्या बच्चों को एजुकेशन दोगे, क्या सहूलत दी तुमने? आज मुझे बताओ कि क्या ये बड़ी बात नहीं है कि एक, देखो मैं आपको बता दूं, एक अच्छा कारीगर जो होता है ना हुसैन भाई, अच्छा कारीगर, आप गाड़ी लेके जाओगे ना उसके पास में, तो वो घर से उतरता है काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। वो पहले आपकी गाड़ी बनाएगा, उसके बाद में आपको बिल देगा। और वो अगर कोई ऐसे ही कोई राह चलता होगा तो बोलेगा साहब 500 रुपये लगेंगे, बोलो तो हाथ लगाता हूँ। उसको काम का शौक नहीं है, उसको पैसा कमाने का शौक है। आज नजीम मुल्ला ने 50 करोड़ तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। नजीम मुल्ला का कहना है कि मैंने 200 करोड़ रुपए के करीब लाया हूं। तो एक आदमी ने 200 करोड़ रुपए लाके दिखाया और उसके बाद में वोट मांग रहा ना आपसे। यार अपनी काबिलियत का और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके वोट मांग रहा है ना, इस चीज को हमको समझना नहीं पड़ेगा कि हम ऐसे एक काबिल छोकरे को, नौजवान छोकरे को इसलिए जाया कर देंगे कि उसकी पार्टी जो है बीजेपी की अलायंस में हुकूमत चला रही है, सिर्फ इसलिए जाया कर देंगे। और कल ये फैसले बदल गए तो, कल अगर तुम बीजेपी के साथ चले गए तो हद होती है यार कोई बात की। नासिर भाई, अभी हम कुछ लोकल इशू पे आते हैं। जैसा कि आपकी एक टीम थी जिसमें रऊफ लाला है, कमर खान है, लेकिन आज देख रहे हैं कि कोई साथ में, और नासिर भाई भी चुनाव के टाइम पे ही सामने आते हैं। इस तरीके की बातें, जैसे अभी हमने 4-5 दिनों से देख रहा हूँ कि आपका काफ़ी फेसबुक पे पोस्ट भी चल रहा है। 10-12 दिनों से, हाँ, 10-12 दिनों से आपका पोस्ट चल रहा है। तो कमर खान अभी आपके साथी है, वो अभी अवार्ड साहब के साथ में है, क्या कहेगी इसको किस तरीके से आप? देखो कमर भाई जो है ना, कमर खान जो है मेरा साथी नहीं, मेरा भाई है, लेकिन इस वक्त वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इस वक्त मेरा आप ही की टीम अवार्ड है। इस वक्त मेरा सब्जेक्ट मेरा शहर है। इस वक्त मेरा सब्जेक्ट मेरी कौम है कि इनका वोट ज़ाया ना हो। उनका भी वही सोच है ना, अच्छी बात है, वो भी सोचें, लेकिन मैं उसके लिए कुछ बोलूं मुझे नहीं लगता कि मतलब जो है ना इस वक्त वो मेरा सब्जेक्ट है। क्योंकि जो सांप सीढ़ी वो खेलते हैं ना, मैं सांप सीढ़ी कभी नहीं खेला। मैंने जब भी वोट संभाला ना, मैंने क्रिकेट ही खेला जब से वोट संभाला हूँ, और अच्छे बॉलरों को ही फेस किया हूँ। सिर्फ चुनाव में क्यों? ये ऊपर जाना और फिर कटवा के नीचे आना, फिर कोई सीढ़ी ढूंढ के ऊपर जाना, ये मेरा काम नहीं है। कमर खान मेरे सब्जेक्ट नहीं है। अलबत्ता रऊफ लाला, तबीयत ख़राब है उनकी, वो भी अपने तौर पे काम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं घर पे बैठ के। और मैं दुआ करता हूँ कि कमर भाई को भी अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह समझ दे। इस बार मैं समझता हूँ हर किसी को एक होकर जो है ना शहर के मसाइल के बारे में सोचने की ज़रूरत है। हुसैन भाई, अपनी ज़रूरतों को ज़रा पीछे रखना चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा कि हमारे पूर्व महापौर नईम खान पार्टी में नजीमुल्लाह के साथ जुड़े, कुछ दिनों बाद अवार्ड साहब के साथ में आ गए। तो ये क्या शहर का कुछ अपना भाव बढ़ाने का चक्कर है, टीआरपी लेने का चक्कर है? कहीं आपका भी वैसा कुछ तो नहीं है? देखिए, अगर मेरा ऐसा कुछ होता ना तो मैं लास्ट इलेक्शन में आपको डॉक्टर फैजी के साथ नहीं दिखता। उनके पास तो एक ऑफिस खोलने को, एक बैनर लगाने को भी पैसा नहीं था। मैं था ना उनके साथ, आखिरी दिन तक था ना, काउंटिंग तक मैं उनके साथ में बाहर खड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ये इल्ज़ाम मेरे पे कोई नहीं लगा सकता। अल्लाह के फजल करम से ये शहर में, इस शहर में, मुमरा शहर में, मैं बड़ा मतलब कोई ये फ़ख्र और तकब्बुर में नहीं बोल रहा हूँ। जब सिर्फ 10 से 15 गाड़ियाँ चलती थी ना, जब 10 से 15 लोग गाड़ियाँ चलाते थे 4 व्हीलर, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो सभी के पास है। वो 15 लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाड़ी लेके घूमता था, और उस वक्त मेरी उम्र थी 23-24 साल की। तो ये इल्ज़ाम अल्लाह के फजल करम से मेरे पे कोई नहीं लगा सकता। और रही बात नईम खान की, तो नईम भाई शहर के एक बुज़ुर्ग शख्सियत है, एक सीनियर लीडर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आखिरी दिनों में उनको भी सांप सीढ़ी से बड़ा लगाव हो गया है। वो भी सांप सीढ़ी ही खेल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। लोग हमेशा उनको भी कंसिडर करते रहते हैं कि जान दो, जाने दो, सीनियर है। लेकिन इस दफ़ा आप देखना कि इन लोगों की ये सब एक्टिविटी जो है ना उल्टी पड़ने वाली है, उल्टी पड़ने वाली है। क्योंकि कौम समझ गई है कि कौम ने कितना बड़ा नुकसान किया है, कितना बड़ा नुकसान किया। आपको पता है हुसैन भाई, सेंट्रल में माइनॉरिटी का फंड कितना है? मेरी मालूमात के हिसाब से, जैसा मैं ज़रा उठता बैठता रहता हूँ, 18,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फंड है। और थाना की सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है ना भिवंडी और मुमरा है, आपको पता है। और सेंट्रल का फंड कौन लाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाता है। आज हमारे पास मुंह है श्रीकांत के पास जाने का कि एक जच्चा खाना ला के दे दे यहाँ पे भाई, 4 जच्चा खाने बना दे। हुसैन भाई, मैंने मुमरा को इतने करीब से देखा हूँ
कि यहाँ माँ बहनें खाली प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो शौहर है ना हाथ फैलाने निकल जाता है बाहर। इतना बुरा हाल है हमारे शहर का। आज ये श्रीकांत शिंदे ने उल्लासनगर में, डोंबिवली में, कल्याण में 5-5, 10-10, 7-7 जच्चा खाने बनाया है, जहाँ औरत जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रोसीजर करा के अपने घर पे बैठ के जाती है। यहाँ मैंने देखा हूँ लोग मांगने निकल जाते हैं, इतनी गुर्बत है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में लेकर गए तो 50,000 रुपये आपके जेब में होने ही चाहिए। ऐसे माहौल में हमने श्रीकांत शिंदे को हरवाया है, सिर्फ इसलिए कि एक आवाज़ लगी थी कि नहीं मुसलमान एक हो जाओ। अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा फैसला था, एक होकर हमने वोट दिए। लेकिन हमारे नुकसान को भी देखो, उसको भी कंसिडर मत करो। ये देखो कि हमने नुकसान किया है, मानो इस बात को कि हमारा नुकसान हुआ है। हमने एक उम्मत की आवाज़ पे आवाज़ लगाई और एक हुए, ये बहुत अच्छी बात है। हमने एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया, जिसका मोदी को नुकसान हुआ, 40-42 सीटें उसकी कम हुई। लेकिन मैं कहता हूं कि इस चीज़ को भी महसूस करो कि हमारा अपना भी नुकसान हुआ है। बस ये दोहराओ मत। आज नजीब मुल्ला की शक्ल में एक बहुत अच्छा एसेट हमको मिलने जा रहा है। क्या उम्मीदें लगती है नजीब मुल्ला से? मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ। जिस तरीके से अवार्ड साहब यहाँ आने से पहले जो वादे किए थे, वही वादे अगर वो भी करेंगे तो वो भी तो राजनेता है ना। देखिए, मैं आपको बताया ना, एक कारीगर की मिसाल देके बताया, उसने लाके 200 करोड़ रुपए दे के अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर दिया। उसने, हुसैन भाई, मुजाहरा कर दिया। और ये सारे नगर सेवक जो इनको अभी छोड़े हैं, जो इनके पास थे ना, जब उस वक्त भी ये सारे नगर सेवक कहते थे कि हमको जो है फंड पास कराने में नजीब मुल्ला ही मदद करता है कॉरपोरेशन में। ये तो आप मतलब जो है ना, ये एकदम सच्ची और पक्की बात है। मतलब क्योंकि मैं भी कॉरपोरेशन से, मेरा भी ताल्लुक रहा है, नजीब मुल्ला ने इनको फंड दिलाने का काम किया। और इस चीज़ को कोई इनकार नहीं करेगा कि थाना महानगर पालिका में नजीब मुल्ला एक आवाज़ है, एक आवाज़ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब इस दोनों के दरमियान किस तरीके का मुकाबला होएगा? क्या क्या मुकाबला देखो, इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है, एक तरफ वो पहली आमदार की है और एक तरफ 3 दार के आमदार है। लोगों को ना एतराज़ है, काफ़ी लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जतेंद्र अवार्ड मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं चाह रहा हूँ आखिरी दिन तक ये मुद्दों पे बात ही नहीं करें। ये लोगों को विशालगढ़ी घुमाते रहें, वो ट्रेन वाले चाचा ही समझाते रहें, उसके घर से गोश्त मिला, उसके घर से बकरी मिली, उसके घर से अंडा मिला, यही समझाते रहें। मैं चाहता हूँ आखिरी दिन तक ये इसी में रहे। लोग समझ रहे हैं सब हुसैन भाई। 15 साल आमदार रहने के बाद में आपके पास में जो है आपकी उपलब्धियों पे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप जज्बाती कर रहे हो, आप जज्बाती करके चौथा मौका हासिल करना चाहते हो। तो धर्मांतर के मुद्दों पे और मुसलमानों के कई मुद्दों के ऊपर कोई आवाज उठाता है? बिल्कुल बिल्कुल, जमीयतुल उलमा ने आवाज़ उठाया। अभी औरंगाबाद से देखो, जितने भी हमारे पे लीडर की बात करें, देखिए, अगर आप लीडर की बात करेंगे तो आरिफ नसीम खान बोले हैं, अमीन पटेल ने बोला है, मैं आपको पेपर कटिंग्स दे दूंगा, इम्तियाज़ जलील ने कई बार बोला है। हमारा मसला क्या है कि यहाँ पर है ना, जतेंद्र अवार्ड की एक गैंग है, गैंग ऑफ वसेपुर जिसको मैं बोलता हूँ। एक गैंग ऑफ वसेपुर जो है जितेंद्र यार ने भी तैयार करके रखी हुई है, जो 10-12 दिन 15 दिन पहले वो उतारता है, जो पूरी तरह से ये समझाने की कोशिश करती है कि ये हमारा मुस्लिम कायद है, ये हमारा मुस्लिम लीडर है। सारे इश्यूज जो है मतलब मुसलमानों के लिए अगर कोई बोलता है तो मतलब जो है ना जितेंद्र अवार्ड बोलता है। जबकि विशालगढ़ आपको मालूम है जमीयतुल उलमा के महाराष्ट्र के सदर नदीम सिद्दीकी साहब भी गए थे, है ना, अजीत पवार भी जाकर आए, और भी इम्तियाज़ जलील भी मतलब जो है ना बहुत कुछ बोले उसके बारे में, काफ़ी कुछ उसमें हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पे किसी का नाम चलने नहीं दे रहे। अब वो चाचा का जो मामला है, मैंने आपको वीडियो देखा, मैं हैरान हो गया। ये इतनी बेबाकी से बोल रहा है, मतलब कि भाई वो चाचा को जो है मैंने जाके मतलब मैं खड़ा रहा, जबकि वो चाचा स्टेटमेंट दे रहा है कि सबसे पहले मेरे बाद में नजीब मुल्ला आया। पता नहीं आपने वो वीडियो देखा या नहीं देखा। मैं हैरान हो गया, मैं बोला यार ये आदमी इतनी बेबाकी से झूठ कैसे बोल लेता है? हद होती है यार हुसैन भाई। नासिर भाई, हमेशा ये इस तरीके का भी लोग का एक आरोप रहता है कि नासिर भाई हमेशा चुनाव से पहले ही आते हैं, उसके बाद 5 साल गायब हो जाते हैं। क्या मैं उसका जवाब देता हूँ। अभी एक आदमी जीत गया, देखो मेरे सामने 2 बार से मेरा जीत रहा है, ठीक है ना।
मेरा सियासी तौर पे आप समझते हो अभी मैं क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं है, मतलब जो है ना कहीं भी एक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं उसकी मुखालिफत नहीं करता। क्यों? क्योंकि जीत गया है। जीत गया, मैं जीत गया, अब उसको 5 साल में क्या करूँ? क्या कर सकता हूँ? मुखालिफत करके और उसके कामों को डिस्टर्ब करना, ये करना। जितेंद्र अवार्ड जो है जब जीत जाता है तो फिर हमको, हमारी मजबूरी है, हम मतलब रनिंग 5 साल में क्या कर सकते हैं? अब ये वक्त है कि मतलब हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको हटा सकें। तो इस वक्त में उतरते हैं बेबागी के साथ, पूरी कमर कस के उतरते हैं। आपने फैजी के टाइम पे भी देखा, डॉक्टर फैजी से आप पूछ लेना कि 3 आदमी थे उनके टेबल पे सबसे पहले जाने वाले, नूरुद्दीन नाइक, नसीर खान और कमर खान। उसके बाद में ही माहौल बना है। तो हम तो कभी भी नहीं चूके। सही वक्त पे उतरना ही कमाल है ना हुसैन भाई। पूरे 4 साढ़े 4 अगर मैं चिल्लाता फिरूं और फिर उसके बाद में आखिरी 15 दिन अगर मैं ना दिखूं तो उससे क्या फायदा होगा शहर को? आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। अभी आप तो नजीब भाई से साथ में जुड़े हैं, क्या पार्टी में प्रवेश हो रहा है? क्या इस इलेक्शन तक आप रहोगे? क्या स्टैंड रहेगा? अभी तो मैं शहर के लिए, शहर के हाल को देखते हुए, कब्रिस्तान के हाल को देखते हुए, हॉस्पिटल के हाल को देखते हुए, इस पे बहुत लोग बात कर चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता था। इसके लिए मैंने इन मुद्दों पे आपसे बात ही नहीं की। हाँ, तो मैं जो है ना फ़िलहाल तो मतलब जो है ना नजीब भाई के साथ में इस इलेक्शन के लिए जुड़ा हूँ। नजीब की काबिलियत को देखते हुए मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ। जब राबड़ी में मेरे सत्कार होते थे ना, तब नजीब भाई ने सियासत शुरू की थी। सन 99 में मुंबई अमन कमेटी जब फैली थी और पूरे मतलब महाराष्ट्र में उसके ब्रांचेस खुले थे, उस वक्त जो है ना, उस वक्त से मैं नजीब भाई को मतलब जो है जानता हूँ। मेरे ख्याल से उस वक्त वो कॉलेज वॉलेज जाते थे, स्टूडेंट थे। तो लड़का जो है ना, मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल है। बहुत कम उम्र में उसने बहुत कुछ मतलब जो है ना हासिल किया। कोकन मर्केंटाइल बैंक के डायरेक्टरशिप से लेके फिर फ़ौरन उसकी चेयरमैनशिप से लेके फिर मतलब बड़े बड़े पदों से मतलब जो है ना कॉरपोरेशन में उनको अपोजिशन लीडर बोलो, स्टैंडिंग चेयरमैन बोलो और जो भी बोलो, सभागृह नेता बोलो, मतलब मंझा हुआ, मतलब एक सियासतदान जिसको कहते हैं ना, बहुत कम उम्र में जो हासिल करने में एक आदमी की एक उम्र चली जाती है, उसने बहुत कम उम्र में वो सारी चीज़ें हासिल की। तो एक उम्मीद वाबस्ता है कि मतलब अगर इसको अगर कौम ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ये महाराष्ट्र का एक बहुत बेहतरीन एमएलए साबित होगा, बहुत बेहतरीन एमएलए साबित होगा। और ये मौका मुसलमानों ने मुमरा के छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से वर्गलाया जा रहा है, जिस तरह से बहकाया जा रहा है, अब सियासी तौर पर हमको इस इलेक्शन को देखना पड़ेगा और सियासी आँख खोल के देखना पड़ेगा। मेरी अपील है लोगों से, मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप जिस किसी भी प्रोग्राम में जाओ, सियासी बन के जाओ और सियासी कानों से उस प्रोग्राम को सुनो कि ये कहाँ ले जाके हमको छोड़ रहा है, ये कहाँ बहका रहा है हमारे को। इंशाल्लाह आपको पूरा इलेक्शन समझ में आ जाएगा। आप जो है जज्बाती होकर मत बैठो। अगर नसीर खान भी कुछ बोल रहा है तो नसीर खान को भी सियासी एंगल से देखो कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहीं हमको बहका तो नहीं रहा है, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो इस तरह से मेरी मुमरा कोसा की आवाम से अपील है कि खुदा के वास्ते इस बार सियासी हो जाओ। जब तक आप सियासी नहीं होंगे आपको अपने हुकूक नहीं मिलेंगे। ऐसे ही लोग आके आपसे लाख लाख वोट, 2-2 लाख वोट आपके लेके चले जाएंगे और बाद में आप ताली बजाते रह जाओगे। ये थे हमारे साथ में समाज सेवक, चर्चित समाज सेवक नसीर खान। शहर में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, एक तरफ जितेंद्र अवार्ड और नजीब मुल्ला आमने सामने, उसी को लेकर हाल ही में नसीर खान नजीब भाई से जुड़े हैं और उनका क्या मकसद है इनसे जुड़ने का, इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने हमने हमने उनसे पूरी तरीके से बात की है और आगे किस तरीके से वो चुनाव प्रचार करेगा। जो शहर में एक तरीके से कन्फ्यूजन है लोगों में कि ये वो चुनाव किसको वोट दिया जाए और इस बार जो शहर की बेहतरी के लिए किस तरीके से किसी को इस बार जिताया जाए, इस तमाम बातों को लेकर हमने बात की। आगे भी अभी चंद दिन बाकी है इलेक्शन को लेकर, कुछ और मुद्दों को भी लेकर और कुछ अहम खबरों को भी लेकर हम उनसे दोबारा से बात करेंगे।